हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पैदा करके समाज को बांट दिया गया है। और हर रोज आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, हर रोज एक ऐसा इशू खड़ा होता है कि हमारी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत उसी में लगती है। और इसके अलावा ये लिंचिंग के वाकयात चल रहे हैं, इसके अलावा जो है दूसरे ऐसे इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं जिन इश्यूज का कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है, ताकि आम आदमी को इसी में उलझा दिया जाए और वो सवाल न करे सरकार से कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसको नीचे क्यों नहीं लाते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है उस वक्त तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे कि भाई हमारे साथ ये समस्याएं हैं, सरकार इसको पूरा करे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम में से हर आदमी ये बात जानता है कि पिछले 70 सालों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, लेकिन आज भी देश के 20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। 30 करोड़ लोगों की डेली जो आमदनी है वो 375 रुपये से कम है। हर साल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आती है यूनिसेफ की तरफ से कि दुनिया में कितने भूखे नंगे लोग हैं। हमें ये कहते हुए बड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि लगातार पिछले कई सालों से दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में हमारा देश ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर बहुत नीचे है। 116 मुल्कों में हमारे देश का जो रैंक है वो 101 है। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान इससे भी नीचे हम लोग हैं ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर। ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में जो लोग माल न्यूट्रिशन में मुब्तला हैं, जहाँ स्टारवेशन डेथ होती है, आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि दुनिया के भूखे नंगे लोगों में भारत का जो हिस्सा है वो 1/3। फिर अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में जिस तेज़ी के साथ में महंगाई बढ़ रही है, हम में से हर आदमी, गरीब आदमी, बिलो पॉवर्टी रहने वाला आदमी की जो दिशा और दशा है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं होगा मिडिल क्लास का जिसका घर का बजट बुरी तरह गड़बड़ा गया है। लोग खर्च करते हुए डरते हैं कि पता नहीं कल कैसा दिन देखने को मिले, अगला साल कैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग पीछे हट रहे हैं। कोविड में कितने बड़े पैमाने पर माइग्रेंट वर्कर्स जो है, जो केरला से, कर्नाटक से, पंजाब से, बिहार, बंगाल की तरफ लौटे हैं, उनके जॉब खत्म हो गए। गवर्नमेंट फिगर नहीं दे पा रही कितने लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर थे जिनके जॉब खत्म हो गए, उनकी फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आ रही। आप जानते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री पहले हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं इसके आंकड़े देती थी, अब वो आंकड़े भी नहीं दे रही है। उसके तरफ से आंकड़े पब्लिश नहीं होते हैं। ऐसा नहीं उसके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन वो समझती है कि हम अगर आंकड़े देंगे तो हमारी पोल खिल जाएगी। हम ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते रहे हैं कि 2002 के एंड तक हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन जाएगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे और किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी।
रोजगार जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, इंडियन रेलवे और कई संस्थाएं हैं, उनमें कई दिनों से असामियां खाली पड़ी है, लेकिन रोजगार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने उसके लिए एग्जाम दिए हैं वो कई कई साल से इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब शायद रिजल्ट आए, अब शायद हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि इस वक्त में सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो इस वक्त 7.3% है, और जो रूरल एरिया है इसमें ये दर 7.2% है, और जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, वहाँ ये 7.6% है। रोजगार के अवसर दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, जो लोग क्वालिफाई होते हैं, वो लोग भी ये महसूस करते हैं कि रोज़गार कहाँ से मिलेंगे। हमारे पास डिग्री है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास स्किल है, लेकिन रोज़गार के अवसर मौजूद नहीं है। और फिर आप जानते हैं कि इस कोविड की जो वबा आई थी उसको जिस तरह हमारे मुल्क ने मैनेज किया वो हमारे सामने है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर के रोज़गार तो गए ही गए, गवर्नमेंट अपने रोज़गार नहीं दे रही है, लेकिन जो स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बैठ गई, मौका नहीं है उनके लिए दोबारा शुरू करने का। उसने भी रोज़गार के अवसर हमारे मुल्क में ख़त्म किए। हमारे देश में ये जो कोशिश हो रही थी कि लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मुहैया कराया जाए, और उज्ज्वला स्कीम के दावा किया गया था कि इतने करोड़ लोगों को हमने गैस सिलेंडर मुहैया करा दिया है। तो ये जो बात कही जा रही है ये बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब अन्न योजना, कल्याण अन्न योजना। ये दो स्कीमें ये थी कि जो लोग हाशिए पे पहुंच गए हैं, जो लोग बीपीएल लेवल के नीचे हैं, उनके घर घर तक हम ये पहुंचाएंगे। लेकिन हमें ये कहते हुए अफसोस होता है कि अगर आप पब्लिक में जाकर देखेंगे तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को अभी गैस सिलेंडर नहीं मिला, लेकिन जिनको गैस सिलेंडर मिल गया पहली बार मुफ्त में, वो हर महीने 1000 रुपये देकर उसको फिल कराने की पोजीशन में नहीं है, दोबारा भरवाने। तो जाहिर बात है कि अगर आप किसी आदमी को गैस सिलेंडर दे भी दें तो उसके पास 1000 रुपये कहाँ से आएंगे जिससे वो बना सके। पेट्रोलियम के दाम जो बढ़े हैं दुनिया में, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी, यानी हमारे करीब में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है भारत के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि हमने उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। तो हमारा कहना यह है कि एक ज़माना वो था जब मनमोहन सिंह जी के ज़माने में गैस के दाम बढ़ते थे तो बीजेपी ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था, लेकिन आज उनके ज़माने में जो बड़े हैं, पिछले बार तो हमको सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी विड्रॉ कर ली गई और दाम बढ़ा दिए गए। इसके साथ साथ एक बात और ये है कि जिस तरह से रुपये के दाम गिर रहे हैं, अभी आप जानते हैं कि 82 रुपये में $1 मिलता है डॉलर के मुकाबले में, और ये लोगों का अंदाज़ा है कि 2024 तक ये 90 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल तो करते ही करते हैं, लेकिन खाने का तेल भी हम यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे। यूक्रेन की जंग ने वो रास्ता बंद कर दी, और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का जो मामला है वो नीचे गिर गया है। आपके पास एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपका एक्सपोर्ट कम होगा तो आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, डॉलर नहीं मिलेंगे तो आप चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं।
लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। देश के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज जो पूंजीपति लोग हैं, डालमिया है, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, ये 1% लोगों के पास देश की 74% इनकम जमा हो गई और बाकी जो इनकम है वो बाकी लोगों के दरमियान सर्कुलेट कर रही है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मामले में मैदान में आना चाहिए था। ठीक है, कांग्रेस इस वक्त में भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में खामोश बैठी हुई है। तो ये सब देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ चलाएंगे। और हमने ये डिमांड्स की है, पहले तो ये कि हमने इसका स्लोगन ये दिया है कि देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल। ये हमारा इसका शीर्षक है इस कैंपेन का। 11 स्टेट में हम ये अभियान छेड़ रहे हैं देश के, जहाँ जहाँ पार्टी मौजूद है। हमारा पहला डिमांड गवर्नमेंट से ये है, और इस स्कीम के तहत में, ये जो हमारी कैंपेन है इसके तहत में हम झुग्गी झोपड़ी में और तमाम इलाकों में जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उज्ज्वला योजना जो है वो किस हद तक पहुंची है लोगों तक, कहाँ कहाँ तक के लोगों को सिलेंडर मिल गए हैं। हमने उनसे पोस्ट कार्ड पे सिग्नेचर ले रहे हैं जिनको मिला है या जिनको नहीं मिला है, और जिनके वो मिला है लेकिन उनके पास में ये उनको रिफिल कराने की पोजीशन में वो नहीं, और हम वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। इसी तरह से हम ये जो अन्ना योजना है इसके सिलसिले में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके जो लोग हैं जिन तक ये पहुंची है और जिनको नहीं पहुंची है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, और ये तमाम कंसर्न मिनिस्ट्रीज तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे लाखों की तादाद में। हमारा ये डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि पहली बात तो ये कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा है, दाल है, चावल है, ये जो हर आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस पर से जीएसटी को ख़त्म किया जाए। आप देखिए कि गरीब से गरीब आदमी भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है जीएसटी के माध्यम से, चाहे वो इनकम टैक्स दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। तो हमारा पहली डिमांड यही है कि जीएसटी को हटाया जाए, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर से आम आदमी की खरीदने की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, ये बात आपको अजीब लगेगी लेकिन जितने इकोनॉमिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि लोगों के पास पैसा होगा खरीदने के लिए तो मार्केट में पैसा आएगा और चीज़ें बिकेंगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट से चीज़ें नहीं बिकेगी। तो ये कहते हैं कि लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जाए, आम आदमी को पैसा दिया जाए ताकि वो कोई चीज़ खरीद सके और फिर उससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो दूसरी हमारी डिमांड ये। तीसरी डिमांड हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ज़रिए जो बीपीएल लेवल के नीचे से लोग हैं उनको घर घर तक के गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए, और जिनको पहुंच गया उनको डिस्काउंट के ऊपर में रिफिल की फैसिलिटी, गैस को रिफिल करने की फैसिलिटीज़ दी जाए। चौथी बात हम ये कहते हैं कि जो लोग पावर्टी बीपीएल में है, पावर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको उनकी भूखमरी को रोकने के लिए, माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री अन्ना योजना जो है वो हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। हमने ये बात भी कही है कि ये जो मनरेगा स्कीम हमारे यहाँ चल रही है, जो रूरल बेल्ट के लोगों के लिए है, उसको पहली बात तो ये कि उसकी दर को बढ़ाकर 500 रुपये तक किया जाए, और उसके जो दिन है 100 दिन उसको बढ़ाकर 200 दिन तक किया जाए, और इस स्कीम को जो अर्बन एरिया के गरीब लोग हैं, जो
बीपीएल लेवल से नीचे लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, उन तक भी मनरेगा को पहुंचाया जाए। यानी ये सिर्फ रूरल बेल्ट तक महदूद ना रहे, वहां तक सीमित ना रहे, बल्कि ये अर्बन बेल्ट तक भी लाने की कोशिश की जाए। फिर हम ये कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट किया जाए और इसको यकीनी बनाया जाए। इसके बाद हम ये कहते हैं कि पेट्रोलियम पर लगाए गए सर्च चार्ज को हटाया जाए और जीएसटी के तहत उसे जीएसटी के तहत लाया जाए। आप देखिए, सब चीज़ जीएसटी के तहत में है, लेकिन पेट्रोलियम जीएसटी के तहत में नहीं है। तो अगर आप जीएसटी के तहत में ले आएंगे तो वो एक लिमिट तक आप उसके बढ़ा सकेंगे, टैक्स ले सकेंगे। यानी जो जिस तरह आज टैक्स लिया जा रहा है, ऐसा नहीं लिया जाएगा। तो हमारा कहना ये, कुछ चीज़ों पर जीएसटी को हटाया जाए और कुछ चीज़ों को, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के तहत लाया जाए। ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन को खत्म किया जाए। एक बात का मुतालबा हम ये कर रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, अगर सरकार ये कहती है हमारे पास रोजगार नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि आज के तारीख में उनके पास रोजगार नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है जितनी कि हमारी बेरोजगारी है। तो हमारा ये डिमांड है कि जैसा कि वेलफेयर स्टेट में होता है, यूके में होता है, कई वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए उन लोगों को जो बेरोजगार है, जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिल जाता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मिले, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिले। लेकिन जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बेरोजगारी भत्ता दे, ताकि वो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही उसके अंदर स्किल है, बहुत सारी सलाहियतें हैं, लेकिन अगर वो बेरोजगारी की मार पड़ेगी तो या तो वो सुसाइड करेगा, या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या पागल हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, जैसा कि और देशों में ये स्कीम है मौजूद, कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। फिर हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू लाइफ का कानून है। राइट टू लाइफ जो है, हमने ये जब सोचा 2009 में कि अगर एजुकेशन नहीं मिलती है लोगों को, तो राइट टू लाइफ बेमाना हो जाता है। राइट टू लाइफ में एजुकेशन को भी शामिल किया जाए, और आरटीआई एक्ट जो लाया गया था 2009 में मनमोहन सिंह के ज़माने में, तो आरटीआई के तहत में राइट टू एजुकेशन को भी राइट टू लाइफ के तहत लाया गया, यानी फंडामेंटल राइट बनाया गया। और 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी इसकी एजुकेशन देने की बात कही गई है। हमारा मुतालबा ये है, हमारी डिमांड ये है कि लाइवलीहुड को, यानी रोजगार को भी इस कानून के तहत लाया जाए, राइट टू लाइफ के तहत में, और एक फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको तस्लीम किया जाए। आप जानते हैं कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ये बात कही गई है, जो बेरोजगार भत्ता देने की बात, और रोजगार को राइट टू लाइफ के तहत में एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात कही गई है। हम उसका मुतालबा कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर रोजगार को, लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ के तहत में एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाए। ये हमारे डिमांड्स है, और हमें उम्मीद है कि अगर सरकार, ये देखिए हमारे देश में हो ये रहा है कि ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, आज इन पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, और ऐसे मुद्दे जिनकी कोई हैसियत नहीं है समाज में, वो उठाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पैदा करके समाज को बांट दिया गया है, और हर रोज़ आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, हर रोज़ एक ऐसा इशू खड़ा होता है कि हमारी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत उसी में लग जाती है। आप जानते हैं कि हिजाब का इशू खड़ा हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बाइफरकेटेड फैसला आ गया, और इसके अलावा ये लिंचिंग के वाक़यात चल रहे हैं। इसके अलावा जो है दूसरे ऐसे इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं जिन इश्यूज का कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है, ताकि आम आदमी को इसी में उलझा दिया जाए और वो सवाल न करे सरकार से कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसको नीचे क्यों नहीं लाते हैं। ये जो डिस्पैरिटी पैदा हो रही है इनकम के अंदर, कि अमीर आसमान से बातें कर रही है, उनके पास जो दौलत है, और गरीब आदमी को 2 वक्त के रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं।
तो ये जो सिचुएशन है कि आज सरकार ने ऐसे इश्यूज खड़े कर दिए हैं जिसके वजह से असल इश्यूज पर कोई बात नहीं हो रही है और आम आदमी परेशान है। आज जो आपके राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, वो उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। पब्लिक कह रही है कोई तो आदमी हमारे पास आए, बात करे हमसे, हमारे दुख पर हाथ रखे, हमारे गम को समझने की कोशिश करे। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए हमने ये तय किया है कि हम पूरे देश में एक एक आदमी तक जाने की कोशिश करेंगे। जितने लोग इन हालात से मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, उन तक पहुंचेंगे और फिर हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। ये बुनियादी तौर पे हमारी ये जो स्कीम है, जो 15 दिन का हमारा जो कैंपेन है बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़ में, ये इस कैंपेन के ज़रिए से हमारी कोशिश होगी कि जनता को खड़ा किया जाए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आप जानते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है उस वक्त तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे कि भाई हमारे साथ ये समस्याएं हैं, सरकार इसको पूरा करे, तो उस वक्त तक सरकार भी बात सुनने वाली नहीं है। तो यही चीज़ है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।